सर पहले चैप्टर 7 करिए, नहीं पहले क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, चैप्टर 7 करते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। क्वेश्चन बैंक क्लोज कर लेते हैं वापस, फिर वो मेरा क्वेश्चन बैंक पे मूड नहीं आता, मतलब वो एंड में आगे फिर वो पढ़ाने में रहता हूँ मैं, मतलब समझा गया, वैसा होता था। पहले ही क्लोज कर देते फटाफट, जिधर जिधर है टेक्निकली फटाफट क्लोज कर देते एक बार का, तोड़ मालिक। तो सबसे पहले मैं अपना अपडेट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले अपन क्वेश्चन बैंक क्लोज कर लेते हैं। ईएसजी वाला, ईएसजी वाला एक आपका चैप्टर है जो न्यूली इंसर्टेड है। तो सबसे पहले ओके, ईएसजी ऑडिट पे ईएसजी वाला क्राइटेरिया पे अपने इसमें ये पेज कौन सा वाला चैप्टर है? 8 वाला, 8 चैप्टर। तो दिस इज ईएसजी, ओके, ईएसजी के क्राइटेरिया। और उसमें सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के पहले विल कंप्लीट द केस स्टडी एज सच। लाइक केस स्टडी देख लेते हैं, केस स्टडी पेज नंबर 8.27 पे है। ओके, जो केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी देख लेते हैं मालिक, फटाफट देखते हैं केस स्टडी, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा रीड मारते हैं, कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं और फिर बाद में ये पार्ट करते हैं। बस पहले मेरे को एक चीज याद है कि नहीं वो बता दो मेरे को, बताओ एक। अच्छा, एक बार मैं खाली आपको रिकॉल करवा दूं, टोटल अपने पास कितने प्रिंसिपल है? 9 प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था अगर आपको याद है तो? सबसे पहले क्या चाहिए? ओके परफेक्ट, इथिक्स चाहिए। इथिक्स में क्या बनेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाला कौन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के साथ में कौन पैसा चाहिए? पैसा डालने वाला स्टेक होल्डर। अब ये दोनों रहेंगे तो किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? ह्यूमन। ह्यूमन के साथ खाली ह्यूमन का दिखने का एनवायरमेंट। ओके, ये दोनों का है तो रिपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक रिपोर्टिंग, जिसको अपन ने पॉलिसी भी बोला था। और ये साथ में क्या होगा? ग्रोथ। ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करना चाहिए? वैल्यू। कस्टमर्स को वैल्यू देनी चाहिए, या कंज्यूमर्स को वैल्यू देनी चाहिए। इफ रिमेंबर, आपको एक एक एलिमेंट, एक एक प्रिंसिपल अपन ने डिस्कस किए थे, वो सारे प्रिंसिपल के ऊपर अपन डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो ये 9 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कल भी बताया कि आप पूरे चैप्टर में ये 9 प्रिंसिपल्स, ओके, 6 सीज, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो एक 17 पॉइंट, उसमें से कुछ 8-10 पॉइंट वो याद रखिए, थोड़ा सा टेक्निकली उस पर एफर्ट रखिए, ये पॉइंट पे एफर्ट डालिए, काम आ जाएगा। और 9 प्रिंसिपल में जब मैं बोल रहा हूँ तो 9 प्रिंसिपल खाली 9 प्रिंसिपल की हेडिंग थी। ओके, उसके अलावा ये पॉइंट और रिवीजन लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए, वो ड्राइव पे डाल देगा तो आप रिवाइज करने के लिए भी आ जाएगा। तो वो थोड़ा स्पीड में कर दिया है वो कल वाले पार्ट में, तो आपको वो ड्राइव पे भी डलवा देगा। ओके, अब जो क्वेश्चन बेस है, सबसे पहला क्वेश्चन बेस जो देख रहे हो वो है आपका केस स्टडी वाला 8.27 वाला। अब अगर देखोगे तो क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस आ सकता है, आप ये एक्सपेक्ट करिए जैसे कल एक एग्जाम, कल किसी के इसमें डिस्कशन में आ रहा था। हेलो यार, हेलो हेलो। ओके, किसी की डिस्कशन, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? नहीं आ रही है? आ रही है ना? अरे नहीं, ऑनलाइन वाले आ रही है ना? तुम लोग को तो आ रही है, तुम लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है मालूम नहीं। ओके, तो जैसा भी है, जो केस स्टडी का पॉइंट था, ओके, मैंने आपको एक चीज क्लियरली डिस्कस की है कि आपके सिलेबस में आप एक केस स्टडी एक्सपेक्ट करिए। किस्मत रही तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किस्मत रहेगी तो 9 प्रिंसिपल बता दीजिए, 9 प्रिंसिपल कौन से है उसको लिखिए। किस्मत रही, मैं डिबेट कर ही नहीं रहा हूं कि किस्मत नहीं है, इट मे हैपन, देयर मे बी ए चांसेस दैट 20 मार्क का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आए। इवन कल किसी का डिस्कशन में रहा था, चैप्टर 5 और 6 अपने को एकदम समरी में दिया हुआ है। अगर वो समरी में दिया है फिर भी अपने को एग्जॉस्टिव नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए कल अगर आप देखोगे तो व्हेन आई एम टीचिंग WR में एडिशनल कॉन्सेप्ट, या अगर आप देखोगे हर एक इसमें ना सैम्पलिंग में, अब सैम्पलिंग रिस्क क्यों समझाया, सैम्पलिंग रिस्क का स्टेप्स क्यों बताया, टेक्निकली उसका एक रीजन यही है कि आप एक्सपेक्टेड है। बट आप ये होगा कि चैप्टर 5 और 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पूरा, आपको नहीं बोला जाएगा सैम्पलिंग रिस्क बताओ। पर सैम्पलिंग रिस्क का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, मैंने लिंक किया था, इफ रिमेंबर, सैम्पलिंग रिस्क कैसे लिंक हुआ? डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क से कैसे लॉजिक बैठा, ये आपको आना चाहिए ताकि केस स्टडी सॉल्व हो। तो एक है, एक फॉर्मेट ये है कि ये ऐसे केस स्टडी आ सकती है जो चैप्टर पे आ सकती है, सैम्पलिंग पे आ सकती है, स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ सकती है। ये तो वैसे ईएसजी की केस स्टडी है, लेकिन ऐसे कुछ केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक इसी केस स्टडी पे एमसीक्यू बेस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट केस सिनेरियो, जो अगर आप देखोगे और एक इंटीग्रेटेड केस स्टडीज मिलेगी आपको, उसी फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। तो आप इस दोनों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर वाइज देखिए, और इसको केस स्टडी को जब रीड मारेंगे, ओके, अगेन द क्वेश्चन कम्स, इसके लिखने का पॉइंट क्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको लॉजिकली समझ के लिखना पड़ेगा। ओके, इवन टेक्निकली अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो आप देखोगे तो आंसर अपने को ऐसे समझ में आएंगे, पर वो पॉइंट क्या लिखना है वो क्लियर होना चाहिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ऑल पंचायतीज एंड अदर थिंग्स। ओके, डेफिनेटली जिधर अपने को आंसर नहीं आता तो अपन फेकोलॉजी लागेंगे, रखेंगे, बिना उसके तो काम होगा नहीं। बट आपको फॉर्मेट, एकदम फॉर्मेट, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप स्पेसिफिक फॉर्मेट पकड़ के चलो, लेकिन लॉजिक बिठाते चलो। तो एक केस स्टडी देखो, ये केस स्टडी वर्थ है देखना, मतलब सॉल्व करना।
जिससे अपने को BRSR के 9 प्रिंसिपल्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा मतलब अपने को समझ में आएगा कि वो प्रिंसिपल का रिपोर्टिंग कैसे करना है अपने अपने इसमें। और अगर आपको याद होगा एक रिपोर्ट अपन डिस्कस करें, वो रिपोर्ट में BRSR रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग कैसे की जाती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक देख लीजिए एग्रो केमिकल सेक्टर है, ओके, विच इज अबाउट $35 बिलियन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया एग्रो केमिकल मार्केट सेगमेंटेड बाय प्रोडक्ट टाइप, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ओके, ये क्या है मेरे को नहीं मालूम, पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड है, क्रॉप बेस्ड है, नॉन क्रॉप बेस्ड है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रो केमिकल। एक्सपोर्टर पूरे पूरे संसार में अपन एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब, एंड इज बीइंग नींगली लुक्ड एट एन आइडियल हब फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल. There has been a recent surge in the production of agrochemical to overcome the problems such as lack of right of nutritious element required for a proper growth of crops etc. आज के डेट में अपन यही बोल रहे हैं, क्रॉप्स का अच्छा ग्रोथ होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सिनेरियो है, ओके. While there is a low awareness about the use and impact of agrochemical, there is also a push from industries to use more agrochemical, linking it to better yield. The continuous and increased use of agrochemical seems to be an adverse effect on माँ कसम, मतलब ये एग्रीकेमिकल जितना यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, नेचर पे आ रहा है, ह्यूमन पे आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है अभी, ओके. तो मतलब यार ये एनवायरमेंट की ठुकरी है, और एक्चुअली है भी ना. अभी ये तो एग्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री अपनी कितनी बैंड बजा रही है वो समझ में नहीं आ रहा अपने को, ओके. मैक्सिमम तुम जोमेटो पे मंगाओ या किससे भी मंगाओ, आता किसमें, प्लास्टिक, और अल्टीमेटली आपको ये प्लास्टिक का कितना इंपैक्ट होगा अपने को अभी पता नहीं है. एग्रोकेमिकल ओवर ए पीरियड समझ में आ गया है, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग. तो अब क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ द एग्रोकेमिकल्स आर हार्मफुल नॉट ओनली टू द वर्कर्स, ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट ऑल्सो टू द फार्मर्स, सॉइल एंड एंड कंज्यूमर्स. यानी ये लोग बोलते हैं वर्कर्स की खाली हालत बिगड़ रही नहीं है, ओके, सारे के सारे एनवायरमेंट की हालत बिगड़ रही है. और ये लॉजिक आपको दिया है. द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया हैज कैटेगराइज्ड एग्रोकेमिकल टॉक्सिसिटी लेवल बेस्ड ऑन लेबलिंग सिस्टम. ये लेबलिंग सिस्टम पे कुछ कर रहे हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, शायद आपने देखा होगा, ओके. ये ऐसे मालूम है ना, हर चीज पे लेबल होता है, ग्रेन. नाउ दिस इज नॉट वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट, ओके, ग्रीन ग्रीन और ये, पर मालूम है ना टॉक्सिसिटी लेवल, यानी जितना ज्यादा रेड होगा उतना ज्यादा टॉक्सिक होगा, जितना ज्यादा ग्रीन होगा उतना नेचुरल रिसोर्स से बना होगा. टेक्निकली ये अपन किस में देखते हैं, कौन से, इसमें टूथपेस्ट. अगर आप टूथपेस्ट के पीछे देखोगे, टूथपेस्ट के पीछे आपको ये सब चीजें मिलेगी. टूथपेस्ट के पीछे जितना ग्रीन, रेड, येलो ये सिग्नेचर रहेंगे ना, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा आपका टूथपेस्ट कितना बेटर है, ओके. ये साइन है. और यूजुअली आज के डेट में ना कंपनी इसी चीज को यूज करके मिस एडवर्टाइजिंग करती है. मतलब वो ग्रीन नहीं होता है, टॉक्सिसिटी लेवल रेड होगा या येलो होगा, लेकिन वो ग्रीन कवर बना. जैसे एग्जांपल वेज आटा नूडल्स, आटा नूडल्स, अगर आटा नूडल्स का पीछे का देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आटा उसमें हार्डली कुछ है, ओके, आटे का कंपोनेंट हार्डली कुछ है, लेकिन वो ग्रीन क्यों बनाया, वो ग्रीन कवर बनाते हैं. एडवर्टाइजिंग मिसलीड करते हैं, टेक्निकली वो मिसलीड, मतलब सामने वाले के लिए परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि यार ग्रीन अपने दिमाग में क्यों आता है ऐसा, अरे ग्रीन है वो ग्रीन, मतलब अपन ऐसे बोलते हैं हाँ भाई नेचुरल है, ये अपने लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ग्रीन विल लिंक विद नेचर. तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट है, ये लेबल्स है. वेयर रेड इज मोस्ट टॉक्सिक एंड ग्रीन इज लिस्ट, ओके. यानी टूथपेस्ट टॉक्सिक तो है, जैसे फर्टिलाइजर की बात करें, टूथपेस्ट भी हालत वैसी ही है, लेकिन ठीक है भाई. हाँ हाँ, मतलब अभी जो आयुर्वेदिक वाले जो, हाँ, तो पीछे पीछे देते हो, स्ट्रिप देते, स्ट्रिप पे कुछ लिखा रहता ना, वो नेचुरल है, समथिंग लाइक दैट. टूथपेस्ट पे है ही, टूथपेस्ट अपन मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट वाला लॉजिक है. अब यहां पर ये लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द रेड लेबल प्रोडक्ट्स आर बैंड अब्रॉड. माँ कसम, ये तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन में भी ऐसे ही है, बाहर अब्रॉड में बैंड है, अपने इंडिया में सब अवेलेबल है. बट ऑल्सो आर बीइंग सोल्ड इन ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एनवायरमेंट. In India, it is estimated almost 25% of total amount of agrochemicals sold are counterfeit products. Okay, the quality and the efficacy of these counterfeit products differ from original products. Okay, which can lead to reputational damage for the companies. Counterfeit मतलब नकली प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, नकली प्रोडक्ट का वो होता, वो इतना सही है ही नहीं. Agro companies need to add barcodes and other identifying technologies to their product packing to allow end user to check for authenticity. यानी अगर आपको समझ में आ रहा होगा बारकोड क्यों लगाना जाना चाहिए, वो दिखना चाहिए तो सामने आपको समझेगा ये प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है या नकली प्रोडक्ट तो नहीं है ना. नकली प्रोडक्ट भी इंडस्ट्री है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ तो बारकोड लगाइए आप, बारकोड लगाना जरूरी है. Also, since India is multilingual country, the companies will have to publish the usage instruction in multiple language. ठीक है, तो ऐसे मोटा मोटी इन्होंने ज्ञान छिपा है, अगर आपने देखा होगा तो. अभी कंपनी ए और बी के बारे में बात किया है, दोनों कौन सी कंपनी है, लिस्टेड. BRSR एप्लीकेबल टू टॉप
1000 लिस्टेड, और इन प्रोसेस कैसा होगा वो पहला है टॉप 1000 लिस्टेड है, लेकिन इन प्रोसेस कमिंग ईयर में क्या होगा, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड, ठीक है, ओके, पार्ट ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड। वैसे ये टॉप 1000 लिस्टेड का पार्ट है, पर मैं आपको बता दूं अगले एक साल के बाद इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड। दे आर engaged in production of agrochemical, ठीक है। कंपनी ए हैज बीन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कंप्लाई विद रिसेंटली लॉन्च्ड एंड इवॉल्विंग गाइडलाइंस फॉर ESG इन इंडिया, while कंपनी बी ऑन अदर हैंड इज जस्ट फोकस टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। यानी कंपनी भी बोल रही है गया तेल लेने, ओके, कंपनी बोल रही है धंधे पे फोकस करते हैं, ओके। December 2020, ओके, कंपनी ए मेड ए डिसीजन टू एलिमिनेट रेड labeled products from its portfolio and to increase its R&D spending to safeguard itself from the market shift due to new regulatory norms। यानी ये बोल रहा है कि बाहर तो बंद हो गया है, इंडिया में अभी तक बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसने अभी प्रोएक्टिवली क्या कर दिया है, स्टेप ले लिया है और बोला कि भाई मैं बंद कर दे रहा हूं। कौन सा वाला बंद कर रहा है वो, रेड वाला। एंड इट ऑल्सो डिसकंटिन्यूड येलो लेबल प्रोडक्ट्स, यानी उसने येलो लेबल प्रोडक्ट्स भी डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। यानी अगर देखो मोस्ट टॉक्सिक वाले निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, कंपनी है। यानी कंपनी है कहीं ना कहीं ESG का ध्यान रख रहा है, okay। Company A is also planning to incur small expenditure to improve their backend system and provide for all its product a unique labeling system that is user friendly and interactive। यानी कंपनी ए ये भी कर रहा है कि सामने वाले को समझे, कंज्यूमर को समझे कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा क्या है, लेबलिंग सिस्टम निकाल रहा है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम 14% ऑफ कंपनीज बी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रेड एंड येलो लेबल्ड, ओके। यानी कंपनी बी धंधे पे फोकस कर रहा है भाई। 14% उसका टर्नओवर किससे है, रेड और येलो। Initially, companies A phasing out of toxic product negatively affected revenue by कितना परसेंट, 8%। यानी इसने बंद कर दिया तो टोटल रेवेन्यू कितना इंपैक्ट हुआ, 8%। ठुक गई है, मतलब ठुकी तो है, लेकिन आपको क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म ठुकी हुई है, शॉर्ट टर्म ठुकी हुई रहेगी, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो सक्सेस है ही रे भाई, ओके। बट एज द कंट्रीज रेगुलेटरी लैंडस्केप इवॉल्व्स टुवर्ड्स मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, कंपनी ए विल बी कुशन्ड फॉर रेगुलेटरी चेंजेस। ये लाइन समझी क्या, ओके। जैसे जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगा कंपनी को झटका नहीं लगेगा। कंपनी किस झटका किसको लगेगा, कंपनी बी, क्योंकि उसके लिए धंधे का डायरेक्ट नुकसान होगा। कंपनी ये ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका है क्योंकि वो कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है, एंड thus would not face potential future downsides। Company B has recently witnessed 9% year-on-year growth in revenue from last financial year, okay, and is planning to increase the production of its best-selling products and insecticide categorized as red labeled by the Central Insecticide Board। यानी उसका प्रोडक्शन वो बढ़ाने की सोच रहा है, रेड वाला। ये तो साला उल्टा ही जा रहा है। कंपनी बी हैज रिसेंटली अप्रोच बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी इसके ऊपर आ गया भाई कांड, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, विच इंक्लूड एडिशनल टेस्ट, ठीक है। अब मेरा पहला पॉइंट, मेरे को नहीं लगता है पहला आंसर किसी को दिक्कत आई होगी। व्हाट वुड बी द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द टू कंपनीज। कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है दोनों कंपनी के लिए, BRSR और BRSR में कितने रिपोर्टिंग करने उनको, 9 प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए कौन सा, जनरल प्रिंसिपल। सेक्शन बी कौन सा, मैनेजमेंट एंड प्रोसेस। एंड तीसरा पॉइंट होगा सेक्शन सी, प्रिंसिपल्स, विच इज प्रिंसिपल्स विल बी दियर। याद है ना मालिक। और प्रिंसिपल में आपको याद है 2 प्रिंसिपल थे, एक थे मैंडेटरी, एक थे ऑप्शनल, मालूम है ना, लीडरशिप वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। तो पहला आंसर इसको एप्लीकेबल है। इसको एप्लीकेबल क्यों है वैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आता है, ओके, समझ में आया। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, ओके, बोथ ए एंड बी, आपका पहला आंसर, पहले का आंसर बोल रहा हूं, बोथ ए एंड बी आर अमंग top 1000 listed companies, okay, hence they need to provide mandatorily क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको, कौन सी रिपोर्टिंग, मैंडेटरीली, ओके, BRSR रिपोर्टिंग, ओके, in accordance with 3 sections, section A, section B, section C। ये मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी बुक में है, आपको वैसे लिखना है, ये 3 सेक्शन के बारे में लिखना है। आपका पहला आंसर हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा आपको स्केप्टिकल रहना पड़ेगा। स्केप्टिकल मतलब आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा तीनों में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ओके। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है तो बहुत ज्यादा पंचायती मत करना, बहुत ज्यादा एलोबरेटिव मत करना। अगर क्वेश्चन 2 मार्क 2.5 मार्क का जा रहा है, 3 मार्क के रेंज में जा रहा है, 2 मार्क के रेंज में जा रहा है सपोज, तो आप ये इतना सेक्शन ए, सेक्शन बी, अदरवाइज ये सब एम्फेसाइज ज्यादा करना है। अगर वो 1 मार्क का आंसर है, बस बताइए कि एप्लीकेबल है कि नहीं, बस उतना सा, मतलब समझ रहे, ज्ञान चिप दो खाली, इतना इतना एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में। तो इतना सा थोड़ा सा अपने को स्मार्टली ये काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, ऑनलाइन पढ़ने लोग समझ में आया सबको, ठीक है। अब सेकंड वाला, मेरे ख्याल से सेकंड वाला अपने लिए तोड़ रहेगा, ओके।
विच कंपनी हैज एब्जॉर्ब्ड द इंपैक्ट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर रेगुलेटरी चेंजेस? कौन सी कंपनी ने ये एब्जॉर्ब कर लिया है? मेरे को लगता है ये डायरेक्ट आंसर सबको पता है, कंपनी ए ने एब्जॉर्ब कर लिया, बस आपको ये पहला आंसर ये बताना है। लेकिन क्या बोला है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय दैट कंपनी फॉर कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स? तो अब आपको है ना इसमें डिटेल आंसर सोचना है और इसको दिमाग लगाना है, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लगाने वाला है। तो अब मेरे को बताओ तो भाई साहब, अच्छा थर्ड वाला तो पॉइंट एकदम इजी रहेगा, थोड़ा सा आप एज ए ऑडिटर सोचना होगा, तो ऑडिटर सोच के अपन बाद में लेके आते हैं। सबसे पहले सेकंड वाले को क्लोज करते हैं। पहला पॉइंट, ओके, पहला लाइन का आंसर क्या लिखोगे? कौन से, किसने एब्जॉर्ब किया? कंपनी ए ने एब्जॉर्ब किया। ओके, अब मेरे को बताओ एब्जॉर्ब की स्पेलिंग, अब आप देख लेना स्पेलिंग का मेरे इसमें थोड़ा सा, एब्जॉर्ब। ओके सर, क्या एब्जॉर्ब किया उसने? इंपैक्ट ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस। यानी मेरे को बताओ अगर कल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो किसके अगेंस्ट होगा? बी के अगेंस्ट होगा। ओके, अब मेरे को बताओ, आप डेटा निकालो, डेटा में से क्या क्या उसने किया जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हुआ। तो अपना नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं अपन। ओके, क्या किया है उसने? ओके, क्या क्वेश्चन है दूसरा आंसर? स्टेप्स टेकन बाय कंपनी ए टू एब्जॉर्ब, स्टेप्स बाय कंपनी ए टू एब्जॉर्ब इंपैक्ट ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस। बताइए क्या स्टेप्स लिए हुए हैं? ओके, आराम से बताते जाइए। ओके, क्या स्टेप्स लिए हुए हैं? पहला स्टेप क्या लिया उसने? रेड और येलो को क्या किया उसने? एलिमिनेट कर दिया। मेरे को बताओ क्या ये तोड़ स्टेप्स है? ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। और R&D किया, ये भी स्टेप्स तोड़ है। ठीक है, रेड येलो को ये कर दिया। ठीक है, R&D करना क्या रेगुलेटरी के हिसाब से क्या इंपैक्ट है? R&D करना रेगुलेटरी के हिसाब से क्या इंपैक्ट है? नए रेगुलेटरी प्रोडक्ट के इनोवेशन कर लेगा वो। ठीक है, प्रोडक्ट इंपैक्ट को अपन क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें डिबेट नहीं करूंगा, एक थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट हो सकता है। एब्जॉर्ब द इंपैक्ट ऑफ न्यू रेगुलेटरी चेंजेस। व्हाट आर रेगुलेटरी चेंजेस? ये लोग क्या बोल रहे हैं, किसको बंद करो? जो एनवायरमेंट पे हानि पहुंचा रहा है, इंसान पे हानि पहुंचा रहा है, उसको बंद करने को बोल रहा है। ये टेक्निकली वही पॉइंट, उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा देखो। ओके, देखे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। और क्या क्या कर रहा है? ओके, हाँ, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हो? लेबलिंग। ओके, परफेक्ट, आई कैन बेटरली फोकस ऑन लेबलिंग। क्या लेबलिंग भी तोड़ कर रहा है? सर लेबलिंग का फायदा क्या होगा? प्रोडक्ट अलग कौन सा है? क्या कंज्यूमर को, कस्टमर को अच्छे से समझेगा क्या प्रोडक्ट बताना चाहता है? लेबलिंग का फायदा, ठीक है, कंज्यूमर का फायदा। ऑनलाइन पढ़ लोग, तुम्हारा कोई आंसर नहीं आ रहा है भाई, कुछ है क्या भाई? ओके, लेबलिंग, और क्या 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 और कर रहा है वो? तो बैकएंड सिस्टम करने से क्या होगा? उसका बैकएंड सिस्टम कर रहा है, ठीक है, वो R&D जैसे ही हो गया। तो किसके बारे में सोच रहा है वो देखो ना थोड़ा सा। कंज्यूमर के बारे में सोच रहा है। ओके, खाली कंज्यूमर के बारे में सोच रहा है क्या? ओके, एनवायरमेंट, खाली एनवायरमेंट के बारे में सोच रहा है। एम्प्लॉय, मेरे को बताओ वो प्रोडक्ट क्या हार्मफुल था वर्कर के लिए भी? तो आपको नहीं लगता ये एम्प्लॉय के बारे में तोड़ सोच रहा है? ये एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में सोच रहा है। अब मेरे को बताओ खाली एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में सोच रहा है या एनवायरमेंट के बारे में सोच रहा है? एनवायरमेंट के बारे में भी सोच रहा है। एनवायरमेंट, सॉइल है ना यार। ओके, दैट्स योर 4 पॉइंट। और कुछ आ रहा होगा तो बताइए, पर लेकिन टेक्निकली आप थोड़ा सा देखिए इंपैक्ट, रेगुलेटरी चेंजेस के इंपैक्ट क्या क्या कर रहा है। ओके, हाँ, स्टेक होल्डर्स आ सकता है, स्टेक होल्डर्स का पॉइंट है, स्टेक होल्डर्स के लिए वो सोच रहा है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का पॉइंट आ सकता है। एनवायरमेंट वाला पॉइंट है, एम्प्लॉय वेलबींग है। ओके, अब थोड़ा सा टेक्निकली देखोगे तो ये आपने जो मोटा मोटी आंसर निकाला हुआ है, ओके, ये पॉइंट निकाला हुआ है, ये स्टेक होल्डर्स के बारे में। अच्छा, स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच रहा हूं, मेरे को आपको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा इसमें। मैं करता हूँ लिंक आराम से। मतलब ये एक 2-5 मिनट का डिस्कशन पॉइंट है, आराम से जाइए। सबसे पहला, ओके, आपने जब ये बोला, आपने ऑनलाइन वाले है कि चले गए, गाय वगैरह तुम लोग है ना? अच्छा, मेरे को बताओ पहला पॉइंट, रेड और येलो एलिमिनेट करके उसने कौन सा प्रिंसिपल किया है? अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रिंसिपल से लिंक करना, क्योंकि आप जब कोई बोलोगे इंपैक्ट एब्जॉर्ब किया, यही तो इंपैक्ट एब्जॉर्ब रिपोर्टिंग है हमारी, ये तो BRSR रिपोर्टिंग है। ये आप ये सब बोल रहे हो, यही तो रिपोर्ट करेंगे। देखो भाई, हमने ये बंद कर दिया, अब ये बंद कर दिया तो बोलेंगे तुमने कौन से प्रिंसिपल में ये बंद किया, कौन से प्रिंसिपल के इसमें से ये काम किया आपने? समझ में आ रहा है? सबसे पहला ये पॉइंट होगा, आपने जो रेड और येलो को बंद किया उसका मेन पॉइंट क्या है आपके लिए? रेड और येलो को बंद करना। मैंने बोल रहा हूं इसका इंपैक्ट वर्कर पे आ रहा है, वो बंद इसलिए बंद किया। पहला पॉइंट है रेड और येलो बंद किया, यानी आपने ऐसे गुड्स बनाना बंद किए जो सेफ नहीं है। आपने ऐसे गुड्स बनाना की बंद किए जो सेफ नहीं है। समझ में आया? तो जो सेफ नहीं है तो इसका प्रिंसिपल कौन सा हुआ? ओके, कौन सा वाला? जो कौन से गुड्स बनाने चाहिए अपन ने? सेफ एंड, ये तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? P2 वाला प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड वाला, सर लेबलिंग तोड़ कर दिया। लेबलिंग की वजह से क्या हुआ? लेबलिंग की वजह से क्या हुआ?
ओके अच्छा 9 प्रिंसिपल्स याद है आपको? 9 प्रिंसिपल्स में पहले मोटा मोटी किस में लिंक कर सकते हो ये? ओके इथिकल में, ये इथिकल है क्या? इथिकल रहना थोड़ा ना लेबलिंग, इथिकल मतलब अभी रेगुलेटरी वाले को भाई ब्राइब नहीं दिया या करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला है। ओके और मैं आपको ये भी बता दूं इथिक्स में या प्रिंसिपल में मैंने सिर्फ अपना नहीं देखना, वैल्यू चेन का भी देखना है। पर वैल्यू चेन का ना ये ऑप्शनल रिपोर्टिंग है, आपको मेन है आपकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग किसके ऊपर है? आपके ऊपर। आपको याद है ना कल वाला? ओके आपको 2 जन के ऊपर काम करना है, आपके खुद के ऊपर और आपके ऊपर और आपके वैल्यू चेन के ऊपर, और दोनों में से आपको ये याद रखना आपके खुद का मैंडेटरी है, वैल्यू चेन का ये ऑप्शनल वाले कॉन्सेप्ट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो, मेरी एक जिम्मेदारी लीडरशिप है, मेरे चेन वाला भी अच्छा काम करे, ये लॉजिक रहता है। ओके P9 वाला कैसे जाएगा? कंज्यूमर के लिए अगर आपको याद होगा अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी, इसीलिए कल वाला अगर आप लेक्चर वापस देखोगे, मैं आपको चाहिए तो लेक्चर का एक्सेस बढ़ा दो आप, इसीलिए कल मैं पूरा समझा रहा था, अगर आपको मन पड़ा एक एक एग्जांपल का डिस्कशन कर रहा था, आपको याद है? ओके भाई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग वैसा नहीं होना चाहिए, टेक्निकली मेरे को बताओ। ओके कंज्यूमर को बरोबर अवेयर करवाने के लिए प्रोडक्ट कैसा है, क्या लेबलिंग काम आता है? तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये कौन से प्रिंसिपल में जाएगा? P9 में कंज्यूमर को क्या करता है? दो तीन किधर किधर मिक्स मैच हो सकता है। ओके अगला पॉइंट मेरे को बताओ, अगला वाला तो डायरेक्टली आंसर सही है, ये डायरेक्टली वाला तो क्लोज ही कर सकते हो, एम्प्लॉय वेलबिंग मतलब कौन सा? P3, बात खत्म, ये तो अपना डायरेक्टली P3 है मालिक। और मेरे को बताओ सॉइल एनवायरमेंट इनके बारे में सोचा? ओके P6 पक्का, P6 बात खत्म। अभी आप एक आंसर आया, ओके आस्था ने आंसर दिया एक इट वाज स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या था? आप स्टेक होल्डर्स के पॉइंट पे आप बात करिए, स्टेक होल्डर्स पे आइए एक बार, स्टेक होल्डर्स का पॉइंट पढ़िए। स्टेक होल्डर्स का कौन सा प्रिंसिपल है आपका? स्टेक होल्डर्स का P। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट रहना है आपको। ओके अब मेरे को बताओ स्टेक होल्डर्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओके P4। अब P4 में अगर आपको याद होगा तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है एंड कम्युनिकेट करना है सारी चीजें अबाउट आपके ऑपरेशन के बारे में। क्या ये हम कम्युनिकेट ऑलरेडी कर रहे हैं? यस तो हम ट्रांसपेरेंट है ही। एंटिटी ने सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट करना है, ऑपरेशन क्या है और इंटरेस्टेड पार्टी क्या है। क्या यहाँ पर इंटरेस्ट पार्टी का कोई डिस्कशन है क्या? कोई रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन है क्या? स्टेक मतलब आप समझ रहे हो इस पॉइंट पे? तो यहाँ पर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मतलब क्या? जो उनको पैसा मिल रहा है। और मेरे को बताओ मैं अगर कमा रहा हूं तो तोड़ मैंने तुमको डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, खाली डिविडेंड देना चाहिए ऐसा नहीं है। ओके कुछ और वैल्यू बढ़ानी चाहिए। कहीं पर भी एग्रोकेमिकल ये वैल्यू के ऊपर बात कर रहा है क्या? ओके अब शायद ऐसा होगा आपका ये इंपैक्ट होगा कि सर ये 8% प्रॉफिट कम हो गया है, ये अपन क्लियर होने चाहिए, पर ये ट्रांसपेरेंट यूं में ट्रांसपेरेंसी का डिस्कशन क्या है? मेरे को मालूम ही पड़ रहा है, दुनिया को मालूम पड़ रहा है कितना परसेंटेज कम हुआ है। ओके 8% मेरा कम हुआ है, लेकिन आई बीइंग ए ट्रांसपेरेंट, और ये कम होने का इंपैक्ट क्यों हो रहा है ये भी मैंने बताया है। लेकिन इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूं? आपके स्टेक होल्डर को बहुत अच्छे से रखने के लिए R&D भी कर रहा हूं। पर यहां पर क्वेश्चन इज नॉट ओवरऑल प्रिंसिपल, क्वेश्चन बोल रहे रेगुलेटरी का इंपैक्ट कैसे कम कर रहे हैं। यानी कल अगर रेगुलेशन आपके पास आया, आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो क्या क्या इंपैक्ट है जिसकी वजह से आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेगुलेशन को बोलो कि भाई मेरे को बताओ रेड और येलो किधर है। ओके मेरे को बताओ भाई यार ये रेड, अच्छा लेबलिंग है, आप बोल रहे हो लेबलिंग करना चाहिए, देखो लेबलिंग किया हुआ है। अच्छा आप बोल रहे हो इसकी वजह से एम्प्लॉय को हानिकारक है, किधर एम्प्लॉय को हानिकारक है अभी? अच्छा इसकी वजह से सॉइल ऑयल है, किधर इंपैक्ट है मेरे को बताओ, अभी रेड वाला येलो वाला किधर है? तो ये रेगुलेशन है। R&D बताओ, ऐसा थोड़ा ना उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला? खाली क्या चालू करो, क्या बंद करो, टेक्निकली रेदर देन चालू करने से ज्यादा क्या बंद करो। रेड पे एम्फसाइज किया उन्होंने, येलो पे भी नहीं किया, पर वो रेड पे एम्फसाइज कर रहे हैं तो हमने वो किया ना। उन्होंने बोला लेबलिंग करना चाहिए, लेबलिंग किया ना अपन ने, तो अपन वो कर रहे हैं। सॉइल एनवायरमेंट हैम्पर हो रहा है वो कर रहे हैं, तो इंपैक्ट ये इस तरह से आपको देखना है। तो स्टेक होल्डर समझा कि मालिक स्टेक होल्डर क्यों नहीं आएगा? स्टेक होल्डर क्यों नहीं आएगा? अगर इस क्वेश्चन में क्या आता तो स्टेक होल्डर आता था। नहीं क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? थोड़ा टेक्निकली इस क्वेश्चन अभी पढ़ी रहे तो आप मेरे को बताओ क्या होना चाहिए था क्वेश्चन में जिसमें स्टेक होल्डर लिखते थे आप। ओके एग्जांपल वो लोग ने ये पॉलिसी चेंज किया, कुछ किया और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। किसको ट्रांसपेरेंट नहीं है? स्टेक होल्डर। ओके ये लोग अंदर भाई अंदर ये लोग कुछ कर रहे और बता नहीं रहे स्टेक होल्डर को क्या है, समथिंग लाइक दैट। स्टेक होल्डर के लिए 3 एलिमेंट ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, मैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तेरे साथ, कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकंड, मैंने कोई इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए तेरे से पूछे बिना। और तीसरा, मैंने अपना पैसा कमाया वो तेरे साथ शेयर करना चाहिए। जिसका एग्जांपल मैंने बोला डिविडेंड, पर मैंने आपको ये भी समझाया डिविडेंड। कल एक कंपनी मैंने पढ़ रहा था रात को घर पे जाने के बाद, मतलब समथिंग अराउंड एक 1:30 मैंने मतलब एक इंस्टाग्राम जस्ट नींद के पहले एक बोलते हैं ना अपना एक गो थ्रू करता हूं मैं, डेली रिचुअल्स। भगवान का नाम लिया, सो रहा हूँ अभी भगवान जी, नींद ले रहा हूँ, ओके टेम्पररी नींद निकाल रहा हूँ, मतलब ऐसा। उसके बाद उठूंगा सुबह, ओके
तो मतलब ये कंटेक्स्ट में तो जस्ट उस भगवान के बाद फिर इंस्टाग्राम भी होता है, थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं ताकि रात को एक मोटिवेशन होके सो जाए। रहता ना एक मोटिवेशन, कुछ एक पोस्ट मिल जाए जिससे अपने को अरे माँ कसम साला जिंदगी जिएंगे ऐसा। तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से जा रहा था, तो पोस्ट से एक आई जस्ट वेरीफाई कि एक कंपनी है कौन सी, ओके मैं नाम, प्रॉब्लम यही है अपने को, नाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस कंपनी ने पिछले साल बहुत तगड़ा डिविडेंड दिया लोन लेकर, वेदांता बहुत तगड़ा डिविडेंड दिया लोन देकर, और अब लोन ले रही है, ओके यानी अपना स्टेक बेच रही है वो। ओके रीजन सिंपल है, लास्ट ईयर वो डिविडेंड के चक्कर में पूरा पैसा उठा दिया, पैसा कर दिया, सब कर दिया, और अभी अपने पास पैसा नहीं है। तो मेरे को बताओ, ओके देखा जाए तो स्टेक होल्डर का फायदा हुआ, लेकिन दिस वाज नॉट ए फेयर शेयरिंग यार। फेयर शेयरिंग क्या करना चाहिए? फेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर शेयरिंग? अगर प्रॉफिट आया तो आपने शेयर करना चाहिए रे। तो कल के करने मतलब यार एक कंपनी, कल वो पढ़ रहा था, मैं जस्ट देख रहा था, मां का मतलब लास्ट ईयर में उन्होंने डिविडेंड कितना, मतलब बहुत 50 रुपए 100, मतलब 100 रुपए 50 रुपए डिविडेंड दिए हुए, 50 रुपए डिविडेंड, और आज वो वापस उतना ही पैसा, मतलब जितना लास्ट ईयर डिविडेंड दिया ना उतना पैसा वो स्टेक बेच रहे हैं, बोल रहे कोई ले लो भाई स्टेक ताकि हम सर्वाइव हो जाए, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। मतलब कंपनी का समझ में आ रहा है? तो ये बहना नहीं चाहिए इमोशन में, क्या नहीं यार अपने शेयर होल्डर है और ये अपने ऊपर इन्वेस्ट किया भाई, अपन तो इसको खुश रखेंगे, ऐसा नहीं है भाई। अपने को बिजनेस के एंगल से देखना जरूरी है, एंड दैट इज फेयर शेयरिंग वाला पॉइंट। ओके ये वाला सिनारियो है। तो मेरे ख्याल से एक आपको समझ में आ रहा है ये किस तरह से आंसर गया है मालिक? तो मेरे को बताओ क्या स्टेक होल्डर इसमें आएगा क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ इसको ऐसा लिखना है अगर मेरे को आंसर, तो मेरे को क्या चीज याद रखनी होगी? घंटा 9 प्रिंसिपल नहीं याद रखने हैं, 9 प्रिंसिपल के अंदर के सारे पॉइंट याद रखने हैं। तेरे 9 प्रिंसिपल से कोई लेना दे, 9 प्रिंसिपल को खाली एक पॉइंट पे टैग कर पाएगा, उससे क्या लिंक होगा समझ में भी नहीं आएगा इसमें। ओके अच्छा आरएनडी वाला क्या सिनारियो है? ओके आरएनडी वाला सिनारियो किस में जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूं आरएनडी बहुत बेहतर करो तो 9 प्रिंसिपल में से किस में जाएगा? ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके आरएनडी कर रहा हूं मैं एनवायरमेंट के इसमें, तो ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वाला एलिमेंट है मेरे लिए भाई साहब। ओके आप समझे? अच्छा मैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा हूं जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे गुड्स एंड सर्विस गुड्स होंगे वो वापस रीयूज हो पाएंगे, वो भी सेकंड वाला P2। ओके मैं ये कर रहा हूं, समझ में आया? तो आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी किस किस एलिमेंट से। तो आपको मेन क्या है इसमें याद क्या रखना पड़ेगा? 9 प्रिंसिपल खाली याद रखोगे क्या? 9 के साथ वो अंदर के सारे पॉइंट है उत्तर रटो। इसीलिए मैंने कल आपको ये क्लियर बताया था कि ये रटना भाई, क्योंकि जो अपना इंस्टीट्यूट का जो डेटाबेस मटेरियल है वो तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो आत्मा क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है, स्टेक होल्डर्स नहीं आएगा और बाकी सब आ गया, ये लॉजिक समझा? तो सर लिखते वक्त आपको यही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, बस इसको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग अच्छे से कर लेना। ड्राफ्टिंग मतलब इंग्लिश लाइन। ओके ड्राफ्टिंग मतलब क्या, ऐसे पैराग्राफ मत बताते बैठना रे। ओके कॉन्साइज क्लियर प्रिसाइज, बात खत्म, सामने वाले को समझ में आना चाहिए क्या है। सर व्हाट इफ अगर मैंने यहां पर गलती से स्टेक होल्डर लिख दिया, व्हाट इफ मैंने लिख दिया सर, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, आप वापस एक बार पढ़ोगे घर पे जाके, एक बार ये सारी चीजें एक बार वापस, मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन अपना होने के बाद भी एक बार आपने देखना चाहिए। पढ़ लिया तो भी क्या लिख भी दिया, सर क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा रे, ज्यादा एक हाथ मार्क ऊपर नीचे, पर वो एक हाथ मार्क मतलब कैसे होगा मालूम क्या? डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, बाकी सब तुमने सही लिखा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो वो शायद मार्क काट सकता है कुछ हद तक, पर वो ऐसा नहीं हुआ इसके आंसर को 0 दे देगा अगर आपने स्टेक होल्डर लिख दिया तो। हाँ लेकिन अगर आप बोल रहे हो रेड येलो एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने का कारण उसका P1 इथिक्स की वजह से, तो टेक्निकली आप करेक्ट नहीं रहोगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मालिक। मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्लियर है मालिक? ओके थर्ड वाला क्वेश्चन अब आता है तेरा मेन क्वेश्चन भाई साहब तेरे लिए। व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर कंपनी ए एंड बी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब अगर कल वाला देखोगे तो आप मेरे को बताओ, ओके कंपनी ए एंड बी का, कंपनी ए एंड बी दोनों के लिए ऑडिटर का कंसिडरेशन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये आ रहा है, दोनों के लिए कंसिडरेशन बाय ऑडिटर क्या रहेगा? तो अब अगर आप देखोगे कल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर जाओगे, उत्तर सजाओगे, वो मोर कंसर्न अबाउट रिपोर्टिंग था। अगर याद है रिपोर्टिंग का क्या बताया था रोल ऑफ ऑडिटर? सबसे पहले उसको रिपोर्टिंग करनी होगी, दूसरा उसको रिस्क असेस करना होगा, तीसरा सिनारियो रिस्क असेस करना है कि नहीं करना है, उसके बाद उसका और एक सिनारियो अगर आपको याद होगा 701 में डाल सकता है, 706 में डाल सकता है, एम्फसाइज ऑफ मैटर 710 हो सकता है, अदर इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन से आपको क्या लग रहा है, ये क्या क्या कंटेक्स्ट है यहाँ पर? ये क्वेश्चन से उसको क्या क्या पॉइंट है? ओके कंसीडरेशन पूछा हुआ है, कंसीडरेशन बाय ऑडिटर, यानी ऑडिटर ने क्या कंसीडर करना चाहिए। तो ज्ञान चेपने के पहले मैं आपको बता दूं कंसीडरेशन ज्ञान चेपने के पहले मैं बता दूं, ये बोल रहे कंसीडरेशन क्या करना चाहिए, कंसीडरेशन बाय ऑडिटर, कंसीडरेशन क्या करना चाहिए, कंसीडरेशन। ओके ए वाले ऑडिटर, कंपनी ए वाले ऑडिटर और बी वाले ऑडिटर ने। ओके तो मेरे को बताओ कंसीडरेशन क्या करना चाहिए? इज बेसिकली कंसीडरेशन और रिपोर्टिंग।
क्या ये पूछ रहे हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब रिस्क असेसमेंट। रिपोर्टिंग में तो ना, अच्छा रिपोर्टिंग आया तो क्या क्या करना है? अच्छा मेरे को वापस बताओ, अगर आपका आंसर यहाँ याद आ रहा है रिकॉल कर लेना, देख लेना, इस लेक्चर को वापस देख लेना। मेरे को बताओ ओके, जिसकी रिपोर्ट कैसे जाएगी? 700 के हिसाब से। ओके, क्या वो 701 डाल सकता है? यस। के भाई कैसे रिस्क पता किया और तूने क्या काम किया, जो अपन देखने वाले अपना नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, इसके सिनारियो में 706 डाल सकता है, यूएम पैराग्राफ में डाल सकता है, वो बता सकता है देखो बीआरएसआर की रिपोर्टिंग। और चौथा हो सकता है बीआरएसआर है ना आपका अदर इन्फॉर्मेशन में आए और आपको अलाइन करना पड़े, कंपैरेटिव, मालूम है ना? तो 720 वाला क्राइटेरिया आपको एप्लीकेबल हो सकता है, अदर इन्फॉर्मेशन याद है। पर ये सब रिपोर्टिंग या ओपिनियन का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? अभी जो ये पूछ रहे हैं ये कंसीडरेशन है। जब ऑडिटर आएगा तो कंसीडर क्या करेगा? यानी रिस्क असेसमेंट का हिस्सा। तो टेक्निकली क्या उसको रिस्क है इसमें? कंपनी ए और कंपनी बी के दोनों को बताने आपको, दोनों के इसमें क्या रहेगा। ओके 250 सबसे टेक्निकल आंसर, डायरेक्टली आंसर आता है 250। सर 250 क्यों? लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा लॉज एंड रेगुलेशन के ऊपर है। तो उसको रिस्क असेसमेंट किसके लिए करना है? 250 के लिए। तो यहां पर ओके ए और बी हो दोनों के लिए उसको क्या कंप्लायंस करना है? ऐसे 250 का। लेकिन मेरे को बताओ कौन सा वाला कंप्लायंस तोड़ रहेगा 250 का? ए का। लेकिन बी के इसमें आरएमएम ज्यादा रहेगा। तो बी के लिए व्हाइल कंसीडरिंग द रिस्क असेसमेंट फॉर कंपनी बी, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा रहेगा। और सर इस केस में बी में और ए में किसमें फाइन पेनल्टीज लगने की संभावना है? किसमें गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो सकता है? तो बी केस में आपको दो आपको याद है रिस्पॉन्स वाला आंसर, फाइन पेनल्टीज लग सकते हैं, इंपैक्ट मालूम है नॉन कंप्लायंस का आने के बाद। तो यहां पर अपने को क्या लग सकता है? फाइन एंड पेनल्टीज। और क्या लग सकता है? गोइंग कंसर्न। ओके अच्छा मेरे को बताओ कंपनी ए में और एक क्या कंसर्न है? आप पूरा केस स्टडी पे जाना, आप अपना ज्ञान आगे का चेपना मत, केस स्टडी के बाहर मत जाना। और क्या लगता है आपको क्या होगा? प्रॉफिट कम हुआ। क्या प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं? ए का। तो मेरे को बताओ क्या प्रॉफिट कम हुआ? तो ये रिस्क है ना यार। लेकिन आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म रिस्क है, शॉर्ट टर्म रिस्क है? तो क्या ऑडिटर ने इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ओके अच्छा ये रिस्क कम क्यों हुआ, या ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ? टू एंश्योर कंप्लायंस। और कंप्लायंस के लिए प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करना पड़ सकता है भाई? ओके बट लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस है? शॉर्ट टर्म। तो इसके लिए ए में लिखते वक्त और एक याद रखना है, और एक आपको रिस्क हो सकता है कि अदर क्या हुआ है? प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय हाउ मच परसेंट? 8%। अगर ये 80 होता तो अब तगड़ा आ रहे में होता, समझ में आया? अब ये तगड़ा आ रहे में होता, लेकिन 8% है। तो इसमें आप लिखोगे क्या 8% के सामने? इट इज अ शॉर्ट टर्म इश्यू ड्यू टू कंप्लायंस। ड्यू टू कंप्लायंस, बात खत्म, स्टोरी ओवर। एक टेक्निकली आपको और एक चीज क्या समझ में आ गई बेटा? टेक्निकली आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए अपना अपना एरिया सीमित रखो केस स्टडी तक, केस स्टडी के बाहर मत जाओ। बस केस स्टडी में जो बोला हुआ है ये सीमित रखना। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो मेरे ख्याल से कोई डाउट इधर तक? कोई भी डाउट पंटर लोग? चल भाई फटाफटा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 पे जा, पेज नंबर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 ढूंढ। इसके कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली, पेज नंबर है आपका 8.8। ओके यू आर रिसेंटली ज्वाइंड अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर क्वालिफाइंग सीए फाइनल एग्जाम, तोड़ मैन। ओके थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, वाह, मतलब इसमें भी आईसीआई ने बोला कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट बहुत भारी है। ओके कंडक्टिंग ओके ये वाला एट आईसीआई, वाह 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 वाह। Although the company you have joined is not amongst top 1000 listed companies in the country, it wants to include sustainability reporting। यानी बोलते हैं ना अपनी हीरोगिरी प्रोएक्टिवली हम करना चाहते हैं भाई, हम नहीं है फिर भी हम करेंगे इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई। जीआरआई याद आ रहा है क्या? जीआरआई 3 ग्लोबल के डिस्कशन किए हुए हैं। जीआरआई का डिस्कशन किया था, सीडीपी का डिस्कशन किया था, एक आईआरसी का डिस्कशन किया हुआ है, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग वाले। तो ये 3 रिपोर्टिंग के इसमें कंप्लायंस करना चाहते हैं, ठीक है। In its annual report on voluntary basis. Sustainability reporting, okay, seems to be now new buzzword in corporate circles, and you are assigned responsibility for collating all information required for such reporting। मतलब साला अभी तो सीए बना था और अभी तो खुश हुआ था कि मैं अभी ऐसा कुछ काम करूंगा जो जिंदगी में तोड़ काम आएगा। ओके अचानक कुछ सस्टेनेबिलिटी भी आ गया। In above context, okay, dwell what is your understanding of sustainability reporting and can you list some expected benefits?
तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का अंडरस्टैंडिंग क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का अंडरस्टैंडिंग है ईएसजी। व्हाट इज ईएसजी? एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ओके, तो यानी भाई साहब ये है ईएसजी रिपोर्टिंग। ईएसजी रिपोर्टिंग में अपन एनवायरमेंट के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, सोशल के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, गवर्नेंस के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। ओके, अच्छा क्या रिपोर्ट करते हैं हम लोग इसका? एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस पे रिपोर्ट करते हैं। वापस बोला, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। पर क्या रिपोर्ट करते हैं इसमें? कल वर्ड्स क्या पढ़े, मां कसम छोड़ दे। इंपैक्ट्स, और इंपैक्ट दो तरह के होते हैं। कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम ये दोनों चीजों को, ओके, इंपैक्ट, ये दोनों चीज जो भी रहेगी वो हम इंपैक्ट रिपोर्ट करते हैं। समझ में आया? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में हम एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस इनकी रिपोर्टिंग करते हैं। ओके, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना होगा मालिक। समझ में आया मालिक? ओके, और जब मैं गवर्नेंस बोल रहा हूं मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी आ रहा है मालिक, मेरे प्रॉफिट, तो इनके इंपैक्ट बताने हैं। तो ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, ये देखना है। ओके, ये किसको अपन रिपोर्ट करते हैं? ओके, तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग ऑफ ईएसजी इंपैक्ट्स अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, किसको रिपोर्ट करते हैं? टू आउटसाइड वर्ल्ड। अपने आप को करते हैं या बाहर की दुनिया को करते हैं? टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड, और एक बार करनी है, रेगुलर बेसिस पर करनी है। रेगुलर, आउटसाइड वर्ल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आप ये पॉइंट पंचायती लिख लीजिए, ये ध्यान रखिए। दैट्स इट। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में। सर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? ओके, बेनिफिट्स थोड़े से टेक्निकल आंसर है। ओके, कंबाइंड आंसर अपन निकालेंगे बेनिफिट्स। सर बेनिफिट्स के पंचायती आंसर क्या है? 3-4 बेनिफिट्स लिख लीजिए, घर की खेती डालिए। सबसे पहला बेनिफिट्स, ओके, किसके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया? ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है ना, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। इधर शेयर होल्डर वर्ड डालिए ही मत, हर जगह स्टेक होल्डर डालना। तो आप ट्रांसपेरेंट रह रहे हो किसके साथ? अरे मेरे को बताओ, बाहर वालों को बता रहे हो ना, स्टेक होल्डर के लिए ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला बेनिफिट है आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ। सेकंड, आप लिंक करते हो। ये अभी ये थोड़ा सा आंसर आपको ध्यान